हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th और इसमें है यूनिट 1 सॉलिड स्टेट और इसका पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा है, पार्ट 1 अवश्य देख लें। उसके बाद हम लोग ये पार्ट 2 में आज चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट 1 में हम लोग चर्चा किए थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था को हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में देखे थे। देखिए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो क्रिस्टलीय होता है वो इंग्लिश में क्रिस्टलाइन बोला गया। क्रिस्टलाइन। और अक्रिस्टलीय को एमॉर्फस क्या बोला गया? एमॉर्फस। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टलीय को यदि क्रिस्टलाइन बोला गया तो अक्रिस्टलीय को एक्रिस्टलाइन बोला जाना चाहिए था। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ कि ये जो एमॉर्फस शब्द आया है इंग्लिश में, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और ग्रीक में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आकृति नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? आकृति नहीं। यानी जिसकी कोई आकृति ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमॉर्फस, ग्रीक लैंग्वेज में। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये बोलने वाला था कि हम लोग अभी अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय पढ़ चुके। तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉलिड या ठोस क्रिस्टलीय है और कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो इसका आंसर है कि हम लोग अभी नहीं बता सकते, और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्रिस्टलीय में आएगा या अक्रिस्टलीय में। तो ये पढ़ते पढ़ते आते जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ले सिल पर परत निशान। तो देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको क्लियर होते जाएगा। हम लोग इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि ठोस अवस्था जो होती है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या अक्रिस्टलीय है तो क्या वो क्रिस्टलीय हो सकता है, या अक्रिस्टलीय है तो वो क्या अक्रिस्टलीय में चेंजेस हो सकता है। तो इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो कुछ चीज़ें जो अक्रिस्टलीय होती हैं, जैसे हम लोग इसमें देखें कि कांच, रबर वगैरह आते हैं। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे पुराने जो कांच होंगे या ज़मीन से गड़ा हुआ मिला होगा पुराना, तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। जो दूधिया कलर का होता है इसका मतलब वो है कि वो अक्रिस्टलीय तो हो था पहले, पर वो दूधिया कलर हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो अब क्रिस्टलीय में चेंज हो गया है। मतलब अक्रिस्टलीय को हम लोग थोड़ा सा ये जान सकते हैं कि अक्रिस्टलीय बहुत लंबे समय के बाद क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो सकता है, अक्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो सकता है या होता है। या फिर इसका दूसरा एक और चेंजेस होने का एक बुक में बताया गया है कि गर्म ठोस को अगर हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वो अक्रिस्टलीय पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग तापानुशीतन बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्रिस्टलीय को हम लोग थोड़ा सा जस्ट आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग अक्रिस्टलीय के कुछ उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय के उपयोग में जो होता है आपका कांच का उपयोग आप जानते ही हो, रबर का उपयोग आप जानते ही हो, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें अक्रिस्टलीय में आती हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि रबर का बहुत सारे टायर हो गया, और प्लास्टिक का आप जानते हो पॉलीथीन वगैरह बहुलक के रूप में होता है। तो अक्रिस्टलीय का आप लोग थोड़ा सा उसका एक तो एग्जाम्पल याद रखिए, और दूसरा उसका क्या क्या उपयोग होते हैं ये। तो कल हम लोग देखे थे कि ठोस दो भागों में, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के फिर कुछ उसके कैरेक्टर गुण देखे, और अभी मैंने बताया आपका कि अक्रिस्टलीय ठोस कांच, रबर और टायर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, उनका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय के बारे में, क्योंकि अक्रिस्टलीय में इतने में कंप्लीट। क्रिस्टलीय को इसलिए आगे और देखेंगे क्योंकि इसको आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अक्रिस्टलीय को इतने में ही कंप्लीट करते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। फर्स्ट आपका होता है आयनिक। फर्स्ट क्या होता है? आयनिक। सेकेंड होता है आपका आयनिक के बाद सहसंयोजी। इसके बाद क्या होता है? सहसंयोजी। और थर्ड होता है आपका
आणविक, थर्ड क्या होता है आपका आणविक, और फोर्थ होता है आपका सॉरी थर्ड आपका होता है धात्विक। क्या होता है? थर्ड होता है आपका धात्विक। क्या होता है? धात्विक। और लास्ट होता है आणविक। तो फर्स्ट आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक, इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। इसमें हम लोग बात करेंगे आयनिक फर्स्ट। इसमें हम लोग फर्स्ट क्या बात करेंगे? आयनिक। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसका फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सभी का डेफिनेशन। कि आपको मान लो बोला जाता है कि धात्विक क्रिस्टल क्या है, इसके कोई 4 गुण बताइए। तो इस तरह से सभी का हम लोग क्या करेंगे, मेनली एक डेफिनेशन बनाएंगे सभी का, और सभी का मिनिमम 4 कैरेक्टर देखेंगे और एग्जाम्पल सभी का। इसलिए हम लोग क्रिस्टलीय का इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो आयनिक का डेफिनेशन, सहसंयोजी, धात्विक, और सबका मैं डेफिनेशन आपको एक ही लाइन में एक पैटर्न में फिक्स करके शो करता हूँ। तो देखिए इसमें आप लोग सभी के डेफिनेशन में एक चीज़ याद रखना कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, और दूसरा इसमें कौन सा बंध पाया जाता है। इतना बस बोलना है, फिर उसका आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं बात करूँ कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, इतना सब में बोलना है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, या फिर सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं। ये सब कॉमन रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन होते हैं। आयनिक ठोस में क्या बोलेंगे हम लोग कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, तो आपको बताना है सभी में क्या बताना है, अवयवी कण। ये अवयवी कण क्या होते हैं? ठोस के जालक बिंदु में उपस्थित होते हैं। अब जालक बिंदु क्या है, तो ये हम लोग आगे जस्ट अगला पार्ट में चर्चा करेंगे। जालक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आगे चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। तो इतना बस जानिए कि इसके अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन होते हैं जो जालक बिंदु में उपस्थित होते हैं। तो सब में आपको क्या बताना है? अवयवी कण। तो इसके अवयवी कण क्या मैंने बताया? धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, ये इसके अवयवी कण है। सहसंयोजी में क्या होंगे आगे चर्चा करेंगे। तो आपको डेफिनेशन में क्या बताना है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण धन आयन ऋण आयन होते हैं, तथा इसमें आयनिक या फिर विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं। क्या बंध? आयनिक या विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं। इतना बस बताना है। ये हो गया बंध। क्लियर? तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन क्या हो गया? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन हो गया कि वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक बिंदु पर अवयवी कण धन आयन ऋण आयन उपस्थित होते हैं, और इसमें आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजी बंध बनता है। क्लियर? इसी प्रकार से आगे हम लोग सहसंयोजी की बात करें तो ध्यान देना, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदुओं पर अवयवी कण परमाणु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये ध्यान देना है, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब इसमें बंध क्या पाया जाएगा? तो परमाणु होंगे तो जाहिर सी बात है सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। तो एक बार और डेफिनेशन मैं बताता हूँ सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का, कि सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जो जिनके जालक बिंदुओं पर अवयवी कण के रूप में परमाणु उपस्थित होते हैं, और इनके बीच में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्लियर? तो इसमें हो गया अवयवी कण परमाणु, और इसमें बंध हो गया सहसंयोजी बंध।
इसमें क्या बंध पाया जाएगा? सहसंयोजी बंध। ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे धात्विक बंध, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में धात्विक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जालक बिंदुओं पर धातु धन आयन उपस्थित होते हैं, यानी कि इसका अवयवीकरण क्या हो गया? धात्विक धन आयन। और इनमें पाया जाने वाला जो बंध होगा वो होगा आपका धात्विक बंध। क्या होगा? धात्विक बंध। यानी आप जानते हो जितने भी धातु होते हैं उनमें धातु धन आयन पाए जाते हैं, धातुओं का धन आयन। तो इसमें बंध कैसे बनता है? तो धातुओं का जो धन आयन होता है और इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन, दोनों के बीच में आपस में एक बंध बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक बंध। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जालक बिंदुओं पर अवयवी कण के रूप में धातुक धनायन होते हैं और इनके बीच में जो बंध होता है वो धात्विक बंध कहलाता है। क्लियर? तो इसमें अवयवी कण हो गए धातु धनायन, इसमें अवयवी कण क्या होंगे? धातु धनायन, और इसमें बंध क्या पाया जाएगा? धात्विक बंध। क्लियर? ये हो गया इसका। और आणविक में जब बात करेंगे तो आणविक को 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, उसके बेस पे हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखेंगे इस पर। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसमें आणविक क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके जालक बिंदुओं पर अणु व्यवस्थित होते हैं, यानी इसका अवयवीकरण क्या हो गया? अणु। और इसमें आणविक बंध पाया जाता है जो कि एक दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। क्लियर? तो ये हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या हो जाएंगे? इसके अवयवीकरण अणु होंगे और इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? दुर्बल या फिर वान डेर वाल्स बल, वान डेर वाल्स बल या बंध के रूप में पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा चारों का डेफिनेशन। सभी में 2 चीज़ बताना है कि इनके जालक बिंदुओं पर अवयवीकरण क्या होते हैं और इसमें कौन से बंध पाए जाते हैं। सभी में बस 2 पॉइंट का फाइंड आउट करके इसका डेफिनेशन बनाया जाता है सभी का। तो हमने देखा इसका अवयवीकरण धनायन ऋणायन है और इसमें बंध जो पाया जाता है विद्युत संयोजी बंध होता है। क्लियर? इसमें हमने देखा कि इसके अवयवीकरण परमाणु हैं और इसमें जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। इसमें हमने देखा कि इसके अवयवीकरण धातु धन आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऋण आयन के साथ बंध बनाकर एक धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, और इसमें अवयवीकरण अणु हैं और इसमें जो बंध पाया जाता है दुर्बल बंध या वान डेर वाल्स बल के रूप में बंध पाया जाता है। क्लियर? इतना। नेक्स्ट हम लोग इसके सभी के 4 कैरेक्टर देखेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके 4 कैरेक्टर। तो देख लेते हैं गुण या कैरेक्टर। सभी का थोड़ा थोड़ा कम से कम 4-5 कैरेक्टर और एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है? तो ये हम लोग देखते हैं सबका गुण या फिर उसका कैरेक्टर। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके डेफिनेशन से आपको पता है इसके अवयवीकरण क्या होते हैं? धन आयन ऋण आयन होते हैं और इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक या स्थिर विद्युत संयोजी बंध। वो तो पता ही है। उसके अपेक्षा या उसको छोड़कर हम लोग कुछ कैरेक्टर देखते हैं। तो ये फर्स्ट होता है ये कठोर होगा, भंगुर होगा। भंगुर यानी जल्दी क्या कहना चाहिए, उसका समापन हो सकता है या फिर उसको टूटने का। कठोर तो होता है, साथ ही साथ ये भंगुर भी होता है। क्लियर? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब वही होता है आयनिक बंध। इसको स्थिर वैद्युत बंध या आयनिक बंध बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है इनके बीच में। इनका जो गलनांक या क्वथनांक होता है वो हाई होता है, बहुत ही उच्च होता है। आयनिक इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आप क्वथनांक इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है गलाने के लिए। इसकी जो ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है? कुचालक। कुचालक का मतलब यानी ये विद्युत में विद्युत धारा का प्रवाह अपने में नहीं होते। जैसे आपको पता है कि इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यानी आप नमक, तो नमक को अगर आप ठोस रूप में देखोगे तो उसमें विद्युत का गमन नहीं होगा। मान लो अगर कोई नमक ठोस है तो उसमें आप एक साइड से करंट दोगे
तो वो दूसरे साइड तक नहीं पहुंचेगा अगर वो ठोस नमक है तो। लेकिन उसी नमक को आप गलित अवस्था में ले जाते हो गलित अवस्था में, तो उसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी ठोस अवस्था में कुचालक होगा जबकि गलित अवस्था में सुचालक होगा। क्लियर। और ये जो ठोस होते हैं ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, यानी इनका जो घुलने की क्षमता होगी वो केवल ध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगे। जैसे ध्रुवीय विलायक में आपका जल होता है तो जल में नमक घुल जाता है, इसलिए जो आयनिक के ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और इसका एग्जांपल आपको बता दिया, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कुछ सॉल्ट, इसमें सॉल्ट वगैरह हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के कुछ कैरेक्टर। तो ये भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं और इसमें सहसंयोजी प्रबल बंध पाया जाता है और ये एक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं कि निश्चित दिशा में होता है और इनका जो गलनांक होगा वो उच्च होगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं वो विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में देखेंगे तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें केवल एक ही अपवाद है ग्रेफाइट, बाकी सभी चीज़ें कुचालक होंगी जबकि ग्रेफाइट क्या होंगी, ग्रेफाइट जो होता है जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं उसका वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। जबकि इसमें सहसंयोजी बंध, तो ग्रेफाइट अपवाद है। इसका जो कारण होता है ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट एक कार्बन है और कार्बन के 4 संयोजकता होती है, लेकिन ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो विशिष्ट स्ट्रक्चर बनाता है। एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से ही घिरा होता है, जबकि अगर हम लोग हीरा में देखें तो हीरा अन्य 4 कार्बन से घिरा होता है। तो ग्रेफाइट इसीलिए अपवाद है क्योंकि उसका sp3 संकरण ना बनकर sp2 संकरण बनता है, विशिष्ट संरचना दर्शाता है और ये आपका सुचालक हो जाता है। क्लियर। तो ग्रेफाइट को याद रखना, इसमें ये एक प्रकार का अपवाद में आता है। सहसंयोजी होते हुए भी ये सुचालक होता है, क्योंकि सहसंयोजी जितने भी होंगे वो कुचालक होंगे लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसका एग्जांपल वही हीरा ग्रेफाइट या सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर। आगे हम लोग बात करें धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे कठोर होता है, आघात वर्धनीय, यानी आघात यानी मारना या उसको पीटना, तो उसको वो वर्धन मतलब बड़ा होना, पीटने या आघात करने से वो क्या होता है, वर्धन होता है, फैलता है, बड़ा होता है। तन्य होते हैं, ये तन्य हो सकते हैं, वायर बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह। विशिष्ट चमक होती है, जितने भी धात्विक ठोस होते हैं, जैसे सारे चीज़ धातु होंगे तो इनमें विशिष्ट क्या होंगे, चमक होगा। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गतिशील होते हैं और इसी कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा दोनों के ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण भी पाया जाता है। प्रत्यास्थता एक तरह से लचीलापन या फिर फैलाव जैसे इसमें गुण पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी धातु होंगे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को फिर 3 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया है। तो ये होंगे आणविक। आणविक का मतलब ये क्या होंगे, इसके अवयवी कण अणु होते हैं और इसमें जो बंध पाया जाएगा वो क्या होगा, आणविक बंध होगा। तो अणु, सारे चीज़ अणु होंगे। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन, ये टेट्रा, फास्फोरस, ये सब क्या होंगे, आपके अणु होंगे। और आणविक में ये देख लो, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ये सारे अणु हैं, ये सारे अणु हैं। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो कुछ वाष्पशील द्रव या फिर जैसे हम लोग बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ भी एक प्रकार का अणु ही होता है, H2O। ठीक है। तो सब में जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, अणु ही है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे, आणविक ठोस के अंतर्गत। लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ डिफरेंटेज की वजह से अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित के रूप में डिवाइड किया है। अध्रुवीय का मतलब अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, जैसे H2 है तो H2 को अगर हम लोग बात करें तो H और H2 को अगर हम लोग बात करें तो H, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो साइड में है वो सेम है, तो दोनों तरफ से जो अट्रैक्शन या खिंचाव जो भी होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होगा यानी इसमें कोई अलग अलग प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब एक तरफ हल्का सा प्लस आ जाना या एक तरफ हल्का सा ऋण आ जाना, जैसे HCl में होता है। HCl क्या होगा, ध्रुवीय में आएगा। तो अगर जिसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक वाला गुण, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लोरीन की ओर ज़्यादा जाएगा जबकि हाइड्रोजन की ओर कम। तो ये थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा, इसलिए हल्का सा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये
थोड़ा सा क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो धन ऋण की उपस्थिति पैदा हो जाना ही क्या कहलाता है, ध्रुवीयता कहलाता है। तो अलग अलग होते हैं तो उसमें ध्रुवीयता होती है, जबकि सेम सेम होते हैं तो उसमें अध्रुवीय, इसलिए इसको अध्रुवीय कहेंगे। जितने भी देखो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होगा, सेम सेम है। आयोडीन आयोडीन के बीच में सेम, जैसे इसमें कार्बन CH4 है तो कार्बन ये इस तरह से चारों तरफ से क्या होगा, हाइड्रोजन, तो ये चारों तरफ से सेम हाइड्रोजन ही होंगे। तो कार्बन को चारों तरफ से सेम सेम अट्रैक्शन या जो भी यहाँ पे बल फोर्स कार्य करेगा वो क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, अध्रुवीय होगा। तो अध्रुवीय में आयन अनुपस्थित हो जाते हैं, यानी इसमें कोई आयन नहीं बनता, धन आयन ऋण आयन जैसे नहीं बनता, इसलिए आयन अनुपस्थित, और ये क्या हो जाते हैं, कुचालक होते हैं। इसका जो गलनांक या क्वथनांक है वो कम होता है। और ये जो होते हैं दुर्बल वांडर वाल्स बल के, आप तो जानते हो आणविक बंध में जितने भी होंगे सब में आप कॉमन बोल सकते हैं दुर्बल वांडर वाल्स बल होगा। तो ये इसमें बल भी क्या होगा, दुर्बल वांडर। वही मैंने बताया ध्रुवीय, तो ध्रुवीय में इसके एग्जांपल से आप जान सकते हो SO2 HCl NH3, तो इसमें अलग अलग हैं। तो अगर NH3 की बात करो तो इसमें आपका HCl के मैंने जैसे बताया यहाँ पे, तो ये हल्का सा आंशिक रूप से ऋण आयन आंशिक रूप से धन आयन बन जाता है, इसलिए इनमें क्या होती है, एक ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, एक ऋण ध्रुव एक धन ध्रुव, तो ध्रुवीय इसलिए इसको बोला गया। ये जो होंगे जितने भी इसके एग्जाम्पल वाले, ये मुलायम होंगे, ये कुचालक होंगे, और अध्रुवीय से अधिक गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, इससे ज़्यादा ये गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस, यानी हाइड्रोजन आबंधित में क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन किसी उच्च ऋणात्मक वाले परमाणु जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इसको आप फोन याद रख सकते हो, आदि उच्च ऋणात्मक से अगर जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बंध द्वारा प्रबल अंतराणविक बल का निर्माण करता है और एक बंध बनता है, उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। और ये नर्म ठोस होंगे जितने भी बनेंगे इससे हाइड्रोजन बंध वाले, ये विद्युत का कुचालक होंगे, क्वथनांक और गलनांक ध्रुवीय अध्रुवीय से अधिक अधिक होगा इनका क्वथनांक गलनांक, और ये वाष्पशील द्रव होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बर्फ या H2O को आप बोल सकते हो। क्लियर। तो ये आपका लगभग जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय था, तो अक्रिस्टलीय का हम लोग थोड़ा सा देखे थे, रबर वगैरह कांच वगैरह इसका एग्जांपल में, और इसका कैरेक्टर तो पहले पार्ट में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट पार्ट को देख लेना। और अभी हम लोग देखे जो क्रिस्टलीय था इसका एग्जाम्पल नहीं देखे थे, इसका कैरेक्टर और डिफाइन किए, तो इसका डिफाइन करके अलग अलग एग्जाम्पल देखे हम लोग, और सभी का तो आप लोग कभी भूल जाते हो तो एग्जाम्पल याद रखा करो, एग्जाम्पल याद रहेगा तो उसके जो कैरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। पार्ट 3 जल्दी हम लोग टाइम निकाल कर आगे करेंगे। चलिए सभी को ऑल ऑफ यू थैंक्स। ओके।